नमस्कार। मैं बिहान चंदेल आज आपको खंडित का दूसरा एपिसोड सुनाऊंगा। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं सुना तो कृपया वो सुने। इस कहानी में वर्णित सभी पात्र काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के लिए आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इस कहानी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। तो साकाल, जो कि विवेक की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान गड़ाए था, उसको महाराज के बड़े भाई रमाजीत ने मौत की घाट उतार लिया था। महाराज साकाल को खोकर बहुत दुखी थे, परंतु महाराज के पद पर होने के कारण उन्हें यह भी चिंता थी कि अब साकाल की जगह विशेष सलाहकार के पद का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। कई अधिक देर तक विचार करने और राज दरबारियों के समूह चर्चा करने पे उन्होंने ये निर्णय लिया कि राज्य में सबसे श्रेष्ठ सलाहकार के रूप में उन्हें राजगुरु के पुत्र से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। विवेक को भी दरबार बुलाया गया और महाराज बोले, विवेक, तुम बचपन से ही मेरे प्रिय रहे हो। तुमने एक इंसान के रूप में भी कई अच्छे गुण प्राप्त किए हैं। तुम्हारी बुद्धि भी तीव्र है और मुझे प्रसन्नता होगी अगर तुम सलाहकार के पद को स्वीकार करो। विवेक हाथ जोड़े खड़ा था। महाराज की बात पूर्ण होते ही उसने कहा, महाराज, मैं आपका और राज्य में उपस्थित सभी का बहुत आदर करता हूँ और मनुष्य होने के नाते मेरा मानना ये भी है कि इंसान के गुजर जाने पर शोक करने से बेहतर ये होता है कि हम समृद्धि की ओर चलते जाएं। मैं इस बात का भी सम्मान करता हूँ कि आपने भ्राता साकाल के इतने उच्च पद के लिए मुझ तुझको चुना, परंतु मुझे इस कार्य में तनिक भी रुचि नहीं है। मैं तो तप हेतु 10 वर्षों के लिए वन में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मैं ये पद स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज विवेक की बातों को समझ रहे थे, इसलिए उनने विवेक से कुछ नहीं कहा। विवेक ने फिर उनसे तप पर जाने की आज्ञा मांगी और महाराज ने कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है विवेक। विवेक ने राज दरबार से प्रस्थान किया। पीछे कहीं एक दासी सब देख और सुन रही थी। दासी दरबार के पश्चात राजगुरु के निवास पर पहुंची। उसकी आंखों में डर था और लज्जा भी। वह राजगुरु के समक्ष जाती है और कहती है, राजगुरु जी, आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी ही नहीं परंतु पूरे राज्य की दोषी हूँ। राजगुरु शंका लिए उससे प्रश्न करते हैं, क्या हो गया बहन, तुम इतनी चिंतित और लज्जित क्यों हो? वो दासी वही थी जिसको रमाजीत मिला था। दासी कहती है, मुझे आज से 20 साल पहले जब महारानी के परिवार में बालक ने जन्म लिया, तब मैं वहाँ उपस्थित महारानी की सेवा कर रही थी। उसी रात गड़गड़ाते बादलों और भारी वर्षा के साथ राज्य का सबसे बड़ा कलंक महाराज के बड़े भाई रमाजीत रानी के कक्ष में पहुंचा और उसने मुझे धमकाकर राजकुमार की, और वह रुक गई। राजगुरु बोले, राजकुमार की क्या? अरे बोलो, राजकुमार की क्या? और दासी रोते हुए बोली, राजकुमार की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। शिव 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 दासी, मतलब तुमने राजकुमार को? नहीं राजपुरोहित जी, मैं गई तो थी उसे बोलकर कि राजकुमार को रथ के नीचे ला लूंगी, परंतु मैंने एक योजना के द्वारा मैंने राजकुमार को उस पथ पर छोड़ा जिस पथ से रोज आप गुजरते थे। राजकुमार की रोने की ध्वनि से आप उसकी तरफ गए और उन्हें अपना पुत्र बनाकर राज्य में उपस्थित किया। हे महादेव, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि राजकुमार बच गए। मैं अभी महाराज को ये सूचना देकर आया। राजगुरु की बात पूर्ण होते ही उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ऐसे कैसे महाराज को सुना देंगे, जरा धैर्य तो रखो। जब तक वह उस आवाज़ की तरफ मुड़े, दासी के मस्तक पर एक छुरा लगा और दासी की उसी क्षण मृत्यु हो गई। जो राजगुरु ने हड़बड़ाहट में उस आवाज़ की ध्वनि की और मुख घुमाया तो उन्हें दिखा रमाजीत। रमाजीत बोला, चल हमारे साथ, मैं तुम्हारी सच्चाई राज्य के समक्ष ला कर रहूंगा। मैं महाराज को सब सत्य बता कर रहूंगा। मैं इस बात का प्रमाण हूँ। रमाजीत बोला, क्या बोले तुम? प्रमाण? बोलोगे तो तब ना जब प्रमाण रहेगा, क्या समझे? राजगुरु अपने निवास से भागे
और रमाजीत की पूरी सेना उनके पीछे भागी। थोड़े आगे जाकर राजगुरु को पकड़ लिया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया और सारे प्रमाण रमाजीत ने नष्ट कर दिए। गुप्त सूत्रों द्वारा महाराज को यह भी खबर मिली कि उनका अपना भाई उनके खिलाफ सेना खड़ी कर रहा है, परंतु महाराज ने उस बात को अनदेखा करना उचित समझा। पर महाराज के मस्तिष्क में यह चिंता का विषय भी था कि कैसे और क्यों राज दरबार के मुख्य सदस्यों के साथ ऐसा हो रहा है। पहले साकाल और अब राजगुरु। महाराज का मस्तिष्क शंका से भरा पड़ा था और जवाब उनकी सोच से कई ज्यादा दूर कहीं छिपा बैठा था। राज्य के मध्य में कनप्पा नामक जो फूल था, लोग उसकी पूजा कर रहे थे जब रमाजीत दक्षिण से उत्तर दिशा में जा रहा था। उसी समय सेना ने उसे घेर लिया। वो बोला, किसका इतना दुस्साहस कि मेरे ओर आंख उठाकर भी देखे। तभी सामने से राजा आए और उन्होंने कहा, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है रमाजीत। मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इस राज्य के साथ, मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। क्या सोच रहे हो? परिणाम नष्ट करके भी मुझे कैसे ज्ञात हुआ? इस राज्य में महादेव का आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से एक बालक मेरे पास आया और उनने मुझे सब बता दिया। उसने मुझे यह भी बताया कि तुम राजगुरु के निवास पर पहुंच गए थे। जब तुम उनके निवास पर थे, वह बालक बाहर ही खेल रहा था। उसने सब सुन और देख लिया। देशद्रोही, तेरा अंत निकट है। रमाजीत गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसने अपना फरसा उठाकर बोला, बड़ा घमंड है ना तुम्हें इस आशीर्वाद का, तो लो आज मैं इसे उखाड़ फेंकता हूं। और उसने फरसे से फूल को जड़ से उखाड़ फेंका। परंतु उस फूल की शक्ति के प्रभाव के कारण वो धरती दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्से पर कपटी रमाजीत और दूसरे हिस्से पर महाराज मेघनाथ। जो सेना बीच में थी वो धरती के अंदर ही कहीं धंस गई और इस प्रकार एक बड़ा राज्य खंडित हुआ। अब क्या होगा? क्या युद्ध का शंख बजेगा? अब जो भी होगा होगा रोचक। आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानियों की दुनिया विद विहान चंदेल ओनली ऑन स्मैश सुपरनोवा। धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि जब एपिसोड 3 आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।